Good morning, students. In our last class, we have discussed the that how we can prevent any of the disease, right? कैसे हम किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड होने से पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं ताकि हमको कोई भी डिजीज ना हो. One activity is being given to you related to that topic. Conduct a survey in your locality. Okay, it's about the survey which is not possible in these circumstances. So just leave it. We can start from here. Uh, these are the general ways of preventing infections. What are the specific ways? अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो जनरल वेज थे जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज़, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस पर ना जाएं, पानी जो है उसको क्लीन करें, अपने आसपास हाइजीन रखें. वो सारे कैसे वेज थे? जनरल तरीके थे जिनसे हम अपने आप को किसी भी डिजीज़ से बचा सकते हैं. अगर ये सारे जनरल तरीके हैं तो फिर वो स्पेसिफिक तरीके क्या हैं जिनसे हम अपने आप को किसी भी डिजीज़ से बचा सकते हैं? सो दे रिलेट टू द पैक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट यूजुअली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. तो जो स्पेसिफिक तरीका है वो क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, जिससे कि हम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाएँ और अपने आप को किसी भी इन्फेक्शन से बचा पाएँ. लेट अस साइट एन एग्जाम्पल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं. These days there is no smallpox anywhere in the world. अगर हम बात करें तो आजकल हमको स्मॉल पॉक्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है कहीं पे भी. बट एज रिसेंटली एज 100 years ago, स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स वॉज नॉट एट ऑल अनकॉमन. लेकिन कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल पॉक्स है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. और एक महामारी का इसने रूप ले लिया था. जैसे कि अभी कोविड है, उस समय स्मॉल पॉक्स एक महामारी के रूप में फैला था. इन सच एन एपिडेमिक पीपल यूज टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज सिंस दे वर अफ्रेड ऑफ कैचिंग द डिजीज. और उस समय लोग किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास आने से बहुत ज़्यादा घबराते थे. उनको इस बात का डर होता था कि अगर वो उनके पास आएंगे तो वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, राइट? जैसे अभी हम लोग कोविड के लिए वरीड हैं, डरे हुए हैं, हम लोग फिज़िकली कांटेक्ट में आना अवॉइड कर रहे हैं, वैसे ही उस समय लोग स्मॉल पॉक्स के लिए उतने ज़्यादा अफ्रेड हुआ करते थे. हाउएवर देयर वाज वन ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव दिस फियर. कुछ लोग ऐसे थे जिनको इस बात का कोई डर नहीं था. These people would provide nursing care for the victims of the smallpox. और ये जो लोग थे वो स्मॉल पॉक्स के जो विक्टिम्स थे, जो जो पेशेंट्स थे, उनको नर्सिंग प्रोवाइड करते थे, उनकी टेक केयर करते थे. दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट. ये वो लोग थे जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था और वो क्योर हो गए थे, वो ठीक हो गए थे. ऑल्दो विद अ लॉट ऑफ स्केरिंग. इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, देर वॉज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन. तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है तो फिर स्मॉल पॉक्स होने का कोई चांस नहीं है, राइट? एक बार अगर स्मॉल पॉक्स हो गया तो फिर आपको स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं होगा जीवन में. So having the disease once was the means of preventing subsequent attack of the same disease. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको वो डिजीज़ एक बार हो गई तो फिर वो आपको जीवन में वो कभी भी वो डिजीज़ फिर से नहीं होगी. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी एक माइक्रोब के लिए एक बार मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या उस माइक्रोब के लिए अवेयर हो जाता है. और नेक्स्ट टाइम अगर उस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है
तो आपका इम्यून सिस्टम उससे डील करने के लिए रेडी है, वो उससे प्रॉपरली डील कर सकता है. सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और its close relative enter the body, the immune system respond to it with even greater vigor. And the same thing that I have just told you, अब अगर वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर करता भी है तो आपका इम्यून सिस्टम रेडी है उस वायरस से लड़ने के लिए और उससे डील करने के लिए. दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड. और उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो क्विकली रिकवर हो जाएगा और आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में वो जो माइक्रोब है वो एंटर किया हुआ है. राइट. जो अभी हम कोविड के टाइम पे भी ये चीज़ इनिशियली बोली जा रही थी कि अगर किसी को एक बार कोविड हो गया है तो फिर सेकेंड बार उसको कोविड होने के जो चांसेस हैं वो कम हैं, बट एक्चुअली इट वाज नॉट द केस इन द केस ऑफ कोविड. सो दिस इज़ द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन हैज़ कम इनटू आवर यूसेज. और यहीं से ये जो वैक्सीनेशन टर्म है वो हमारी यूज़ में आई. क्या होता है वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन कैसे काम करती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके पहले हम समझते हैं एक टर्म दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन. क्या होता है इस शब्द इम्यूनाइजेशन का मतलब, और कैसे ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट शब्द है वो समझते हैं. Traditional Indian and Chinese medical systems sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victim into the skin of the healthy people. ट्रेडिशनल जो इंडियन और चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम थे वो क्या करते थे, अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स है तो उसकी स्किन को रब करके वो मतलब अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स है तो उसकी स्किन को वो क्रस्ट करके एक हेल्दी पर्सन की स्किन पर लगाते थे. दे दस होप्ड टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट वुड क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़. और ऐसा वो क्यों कर रहे थे, ताकि जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएं, या उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अवेयर हो जाए और फिर वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाए. Famously, 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner realized that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox. एक फिजिशियन थे जिनका नाम है एडवर्ड जैनर. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक मिल्कमेड जो कैटल्स का ध्यान रखते हैं, कैटल्स की रेयरिंग करते हैं, उनको बोला जाता है मिल्कमेड. तो एक मिल्कमेड जिनको पहले काउपॉक्स हो गया था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक, उनको उस एपिडेमिक के दौरान भी जो स्मॉल पॉक्स है वो नहीं हुआ. काउपॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़. काउपॉक्स एक बहुत माइल्ड डिजीज़ होती है. जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल. और जेनर ने क्या ट्राई किया कि लोगों को काउपॉक्स हो जाए ताकि फिर उनको स्मॉल पॉक्स ना हो पाए. तो काउपॉक्स होने से क्या होगा, उनकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बना लेंगी टू फाइट विद द स्मॉल पॉक्स. और चूँकि काउपॉक्स के इतने ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या ट्राई किया कि लोगों को काउपॉक्स डिजीज़ हो जाए ताकि वो स्मॉल पॉक्स से बच जाएं. एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स. तो उन्होंने क्या किया, उनको काउपॉक्स लोगों को करवाया ताकि उनकी बॉडी स्मॉल पॉक्स को रेजिस्ट कर पाए, स्मॉल पॉक्स से लड़ पाए. दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द काउपॉक्स वायरस. ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है वो काउपॉक्स के वायरस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है. काउ इज़ अ वक्का इन लैटिन and cowpox is vaccinia. From these roots the word vaccination has come into our usage. जो काउ होता है उसको वक्का बोलते हैं लैटिन में, और जो काउपॉक्स है उसको वेसिनिया बोला जाता था. और यहीं से जो टर्म है वैक्सीनेशन वो हमारे यूज़ में आया है. राइट.
सो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, दैट यू हैव टू फोकस ऑन. We can now see that a general principle we can fool the immune system into the developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against. तो बेसिकली ये कुछ ऐसा है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को फूल बना रहे हैं. हम अपने इम्यून सिस्टम में स्मॉल पॉक्स के वायरस को एंटर करवा रहे हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अवेयर हो जाए, और बाद में अगर स्मॉल पॉक्स का हम काउ पॉक्स के वायरस से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ताकि अगर बाद में स्मॉल पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारा इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली रेडी हो उस वायरस से डील करने के लिए और उससे फाइट करने के लिए. This does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure to the infecting microbe from turning into actual disease. तो वैक्सीनेशन से क्या होगा, इससे एक्चुअल में आपको कोई बीमारी नहीं होगी, बट आपकी जो बॉडी है उसमें एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी, आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी, ताकि इस तरह का कोई वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर पाए. Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases. इस तरह की infectious diseases से लड़ने के लिए कई सारी vaccines जो हैं वो available हैं, and provide a disease specific means of prevention. और वो हमको prevention provide करती हैं, बचाव provide करती हैं. There are vaccines against tentacles, diphtheria, whooping cough, measles, polio and many other. इन सभी डिजीज़ के लिए हमारे पास वैक्सीन्स हैं. इन सभी डिजीज़ से बचा जा सकता है अगर हमको टाइम टू टाइम वैक्सीन लग जाए तो. दीज फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ द चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़. आपको पता होगा समय समय पर पोलियो कैंपेन्स लगते हैं, राइट. पोलियो अवेयरनेस कैंपेन्स, जिससे कि पोलियो से बचा जा सके, राइट. ऑफ कोर्स such programs can be useful only if such health measures are available to all children. इस तरह के जो प्रोग्राम्स इफ़ेक्टिव या यूज़फुल तब माने जा सकते हैं जब ये हेल्थ मेजर्स सभी बच्चों तक पहुंच पाएँ, राइट. कैन यू थिंक ऑफ रीजंस वाई दिस शुड बी सो? क्यों ज़रूरी है कि इस तरह के कैंपेन सभी बच्चों तक पहुंच पाएँ? क्योंकि अगर कोई भी बच्चा रह गया, कोई भी बच्चा छूट गया, तो उससे उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है और उससे कई और दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है. सम हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर. कुछ हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं जो कि जिनके कारण जॉन्डिस हो सकता है, जो कि वाटर से स्प्रेड करते हैं, वाटर से ट्रांसमिट होते हैं. देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए, इन द मार्केट. हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है हमारे पास, बट द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू द हेपेटाइटिस ए बाय टाइम दे आर 5 years ओल्ड. और इंडिया के ज़्यादातर पोर्शन में अगर हम बात करें तो बच्चे जब 5 साल के होते हैं उसके पहले ही इनको हेपेटाइटिस का टीका लग जाता है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लग जाती है. दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू वायरस थ्रू वाटर. और 5 साल के पहले ही उनको क्यों टीका लगा दिया जाता है? ताकि अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आए भी तो उनको ये जो डिजीज़ है वो ना हो और वो डिजीज़ से बच सकें. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वुड यू टेक द वैक्सीन. और इस तरीके से किसी भी वैक्सीन्स की हेल्प से बचा जा सके. यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको गिवन है, दैट एक्टिविटी ऑल्सो वी आर रीडिंग. Rabies virus is spread by the bite of infected dogs and other animals. अगर आपको कुत्ते ने काटा है या कोई दूसरे एनिमल ने काटा है तो उसके कारण रेबीज़ होता है. There are anti-rabies vaccines for both humans and animals. और इस रेबीज़ से बचने के लिए भी वैक्सीन्स हैं हमारे पास. अगर आपके घर में कोई पेट है तो आपको पता होगा कि हम अपने पेट्स को वैक्सीन लगवाते हैं, राइट, ताकि उनके काटने से रेबीज़ ना फैले.
तो ये जो एंटी रेबीज़ हैं उसके जो इंजेक्शंस हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी होते हैं, एज वेल एज जो आपके डॉग्स हैं या जो पेट्स हैं उनके लिए भी होते हैं। फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज़ इन योर नेबरहुड। क्या आपके पास आसपास की अथॉरिटी ने इस मामले में कुछ ध्यान दिया है? क्या उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे आप रेबीज़ से फाइट कर पाएँ, रेबीज़ को रोक पाएँ? आर दीज मेजर्स एडिक्वेट? इफ़ नॉट, व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट? क्या ये सारे मेजर्स जो हैं वो एडिक्वेट हैं, पर्याप्त हैं? अगर नहीं तो उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं अपनी तरफ से? So students, in this way we have seen कि डिजीज़ेस कैसे फैलती हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी इस चैप्टर में। क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैविंग जनरल नॉलेज ऑल्सो, राइट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स जनरल टॉपिक्स, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए वी आर द साइंस स्टूडेंट्स। एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं हम पूरे चैप्टर का। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हमने पढ़ा हेल्थ टर्म का मतलब क्या होता है। अगर आप फिजिकली, सोशली और मेंटली वेल हो, सही हो, तो हम बोलेंगे कि हम हेल्दी हैं, राइट। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज फिजिकल सराउंडिंग एंड ऑन हिज इकोनॉमिकल स्टेटस। किसी भी पर्सन की जो हेल्थ होती है वो उसकी फ़िज़िकल सराउंडिंग पर डिपेंड करती है, उसके आसपास का माहौल कैसा है। दूसरा, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। अगर उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो डिजीज़ फ्री रहेगा और हेल्दी रहेगा। डिजीज़ेज आर क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रॉनिक डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन। हमने दो टाइप की डिजीज़ेस पढ़ी, एक्यूट और क्रॉनिक। ऐसी डिजीज़ेस जो कम समय के लिए रहती हैं उनको बोलते हैं एक्यूट, जो ज़्यादा समय के लिए रहती हैं उनको बोलते हैं क्रोनिक। डिजीज़ेस मे बी ड्यू टू द इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। जो डिजीज़ेस होती हैं वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों कारणों से हो सकती हैं। Infectious agents belong to different categories of organisms and may be unicellular and microscopic or multicellular. जो infectious agents होते हैं वो unicellular भी हो सकते हैं, microscopic या multicellular भी हो सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स मतलब वो जिनसे ये जो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते हैं। द कैटेगरीज टू विच द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। हमारे लिए क्यों ये पता लगाना ज़रूरी है कि किसी भी डिजीज़ का कारण क्या है, ताकि हम उसके ट्रीटमेंट पर फोकस कर सकें। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि डिजीज़ का कारण क्या है तब तक हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, राइट। इन्फेक्शियस एजेंट्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो किन किन मोड्स से स्प्रेड हो सकते हैं, तो इट कैन बी एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट से या फिर वेक्टर्स से या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनसे। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इज मोर डिज़ायरेबल देन इट इज़ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। अपने आप को बीमारियों से बचा पाना ज़्यादा अच्छा है रैदर देन उसका एक ट्रीटमेंट हो उससे, है ना। मतलब बीमार होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने आप, बीमार होकर इलाज करवाने से अच्छा है कि हम अपने आप को बीमारी से ही बचा लें। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। Infectious diseases can be prevented by public health hygiene measures that reduce exposure to infectious diseases. अपने आप को बचाने का एक जनरल तरीका क्या होता है कि हम ज़्यादा एक्सपोजर्स वाली जगहों पर ना जाएं, ज़्यादा क्राउडेड वाली जगहों पर ना जाएं और अपने आसपास हाइजीन का ध्यान रखें, राइट। Infectious diseases can also be prevented by using immunization. इम्यूनाइजेशन का यूज़ करके भी हम अपने आप को डिजीज़ से बचा सकते हैं।
अपने अंदर इम्यूनिटी को हम डेवलप करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम बीमारियों से इजीली लड़ पाएँ. Effective prevention of infectious diseases in the community require that everyone should have access to public hygiene and immunization. एक्टिव प्रिवेंशन ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन ज़रूरी है बीमारियों के लिए, ताकि हर एक बच्चे तक, हर एक पर्सन तक जो वैक्सीन है वो पहुंच पाए, ताकि कोई भी इससे छूटे ना और सभी लोगों को इम्यूनिटी मिल पाए फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज़, राइट. सो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी. इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग नॉलेज, राइट. So that's all for today's class, students. In our next class, we will start the next lecture. Thank you.